नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हेडलाइंस ऑफ द डे में। चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। ये द हिंदू के पहले पेज पर छपी है। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। श्रीलंका पोल्स, प्रेसिडेंट अनुराग कोलिशन विंस बिग। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 14 नवंबर के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। इसने पिछले मजबूत सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और देश के जातीय अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले उत्तर, पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में इतिहास रच दिया। अब देखते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ। संसदीय चुनावों में जनता विमुक्ति पेरमुना या जेवीपी के नेतृत्व वाले नेशनल पीपल्स पावर को स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ है। यह गठबंधन नागरिक समाज समूहों और ट्रेड यूनियन को शामिल करता है। 2022 में आर्थिक कठिनाइयों और भ्रष्ट शासन से परेशान जनता ने जेवीपी प्रमुख अनुरा कुमार दिसानायके को राष्ट्रपति चुना था। अब उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन को 225 सदस्यीय संसद में 2/3 बहुमत प्रदान किया है। ये चुनाव निर्णायक बदलाव की ओर संकेत करता है, जिसकी मांग 2022 के जनविद्रोह के समय से हो रही थी। अपने कार्यकाल की शुरुआत में दिसानायके ने सिन्हली, तमिल, मुस्लिम और सभी श्रीलंकाई लोगों की एकता को एक नए युग की नींव बताया था। अब वे इस एकता को और मजबूत कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के पहले पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। सेंट्रल लॉ टू टैकल क्राइम्स अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स नॉट नीडेड। सुप्रीम कोर्ट में आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में दाखिल की गई राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए किसी अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय कार्यबल का मानना है कि मौजूदा राज्य कानून स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। ये मामूली और गंभीर दोनों अपराधों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान देते हैं। राष्ट्रीय कार्यबल ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की भूमिका पर भी बातचीत की। हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता 2023 गंभीर अपराधों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट ने राज्य कानून और छोटे अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि 24 राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकते हैं और उचित दंड का प्रावधान करते हैं। अब देखते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के पहले पेज पर छपी है। एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इंडिया सेज क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। भारत ने बाकू में चल रहे COP29 या COP29 में इस बात पर जोर दिया कि जलवायु वित्त या क्लाइमेट फाइनेंस को विकसित देशों द्वारा निवेश लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु वित्त से जुड़ी वित्तीय सहायता एक तरफा है, जो विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रदान की जाती है। भारत के प्रमुख वार्ताकार नरेश पाल गंगवार ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत जलवायु वित्त प्रदान करना और जुटाना विकसित देशों की जिम्मेदारी है। ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल पर की गई चर्चा का हिस्सा है, जो जलवायु अनुकूलन और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक वित्त को निर्धारित करता है। $100 बिलियन का वार्षिक लक्ष्य 2022 में आंशिक रूप से ही पूरा हुआ था। अब देखते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के चौथे पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। प्रोब टीम सेटअप टू बस्ट इंटरस्टेट गैंग इन्वॉल्व्ड इन तरुणेर स्वप्नो स्कीम। पश्चिम बंगाल की तरुणेर स्वप्नो योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर धोखाधड़ी में एक अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है। राज्य पुलिस ने इस धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलने वाले फंड को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। तरुणेर स्वप्नों का उद्देश्य छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करना है। इसके तहत उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 8वें पेज पर छपी है। हिस्ट्री से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 से संबंधित है। मोदी अनवेल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,650 करोड़ रुपीस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई जिले में आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के दौरान 6,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी कल्याण और विकास के लिए है। झारखंड में 1875 में जन्मे मुंडा ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी और उन्हें साम्राज्य के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। 25 साल की छोटी उम्र में ब्रिटिश हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। साल 2021 से बिरसा मुंडा की जयंती को गुमनाम आदिवासी नायकों के बलिदान को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू में छपी है। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएई रोज 70% इन अक्टूबर टू $7.2 बिलियन। भारत के यूएई से आयात में
अक्टूबर 2024 में वर्ष दर वर्ष 70.37% की वृद्धि हुई है और यह $7.2 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे उस महीने का व्यापार घाटा $3.5 बिलियन का हो गया। ये सितंबर के $2.47 बिलियन के घाटे से अधिक था। मुक्त व्यापार समझौता या FTA मई 2022 में लागू हुआ और भारत UAE मुक्त व्यापार समझौता व्यापार वृद्धि में योगदान कर रहा है। भारत और UAE के बीच प्रमुख आयात हैं खनिज तेल, रसायन, सुगंधित तेल, इत्र और कीमती रत्न। भारत ने सिल्वर प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम मिश्र धातु और खजूर के आयात पर चिंता जताई है। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $83.65 बिलियन तक पहुंचा और UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 16वें पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 2 से संबंधित है। एज सीनियर लिविंग सेक्टर ग्रोज इन इंडिया, अ 25-year-old पॉलिसी सेट टू गेट अ रिफ्रेश। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2007 के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में संशोधन कर रहा है और 1999 की राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को अपडेट कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के वरिष्ठ देखभाल क्षेत्र, विशेषकर वरिष्ठ निवास योजनाओं को बढ़ावा देना है। संशोधन के तहत अधिनियम और नीति को आधुनिक चुनौतियों के अनुसार बदला जाएगा। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या और दक्षिण भारत में वरिष्ठ निवास बाजार का तेजी से विस्तार हो रहा है। अगर निजी क्षेत्र की भूमिका की ओर देखें तो निजी निवेश और संपत्ति अधिकारों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये PIB से ली गई है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा GS पेपर 1 से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर पेज ओमाज टू श्री जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर 14 नवंबर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1912 में भारत लौटने पर वैश्विक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नेहरू असहयोग आंदोलन में एक प्रमुख नेता बने। वे कई बार जेल गए और 1929 के लाहौर कांग्रेस के दौरान उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो प्रस्ताव जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये PIB से ली गई है, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 3 से संबंधित है। ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च्ड अलोंग विद GDI मार्किंग अ माइलस्टोन इन नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और व्यवसाय को आसान बनाने में भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। इसका शुभारंभ फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT IIT दिल्ली में हुआ। इसे पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू किया गया, जिसमें कृषि, आजीविका, रसद और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया। शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए डेटा साझा करने की सुविधा के लिए एकीकृत भूस्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस या GDI का अनावरण भी किया गया। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये ऑल इंडिया रेडियो से ली गई खबर है, हेल्थ से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 से संबंधित है। मीजल्स केसेस सर्ज वर्ल्ड वाइड, इन्फेक्टिंग 10.3 मिलियन पीपल इन 2023 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में दुनिया भर में खसरे या मीजल्स के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। WHO द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में खसरे के 10.3 मिलियन मामले सामने आए, जो 2022 से 20% तक अधिक है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। ये संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से आसानी से फैलता है। खसरा किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये सबसे आम है। ये श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना और पूरे शरीर पर दाने शामिल हैं। खसरे से बीमार होने या इसे दूसरे लोगों में फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका टीका लगवाना है। टीका सुरक्षित है और शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। जुड़े रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ ऐसे ही हेडलाइंस ऑफ द डे के लिए। धन्यवाद।